बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि ओमान एयर की परवाज की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल लैंडिंग हुई है। तैयारे में सवार मौजूद बांग्लादेशी मुसाफिर तबीयत खराबी के बायस इंतकाल कर गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शरजोनी नामी मुसाफिर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट करते चलें, ओमान एयर की परवाज की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल लैंडिंग हुई है। तैयारे में सवार मौजूद बांग्लादेशी मुसाफिर तबीयत खराबी के बायस इंतकाल कर गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शरजोनी नामी मुसाफिर के इंतकाल की तस्दीक कर दी। तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ओमान की ये जो है वो ओमान एयर की परवाज है, जिसके तैयारे में मुसाफिर की जो है वो अचानक जो है वो तबीयत खराब हुई, जिसकी हंगामी लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर की गई, जिसमें जो है वो मेडिकल लैंडिंग जो है वो की गई, जिसमें बांग्लादेश से के शहर चिटागोंग जो है वो ये सफर जो परवाज है वो मकसद से चिटागोंग जो है वो जारी थी, जिसमें शरजोनी नामी मुसाफिर की अचानक जो है वो तबीयत खराब हुई, जिसमें सिविल एविएशन के अथॉरिटी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फौरी तिब्बी इमदाद की, जिसके बाइस दौरान इलाज जो है वो उसका इंतकाल हो गया। और बादशाह जो ओमान एयर का तैयारा है वो मुसाफिर की बॉडी लेकर जो है वो वापस चिटागोंग जो है वो रवाना हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह आपका। कराची में 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात बदनस्मी का शिकार हो गए। कहीं एडमिट कार्ड पर दर्ज रोल नंबर इम्तहानी मराकज से गायब। मुतादिद तालिब इल्मों का सेंटर रातों रात तब्दील कर दिया गया। स्कूल कब सेंटर बन गया, इंतजामिया बेखबर। रोल नंबर दर्ज न होने से कई तलबा अपनी कुर्सियां तो कुछ सेंटर की तलाश में रुल गए। मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर भी बेशतर तलबा को पर्चा देने में ताखिर का सामना रहा। इम्तहानी मराकिज़ में लोड शेडिंग की शिकायत, वालिदैन परेशान हो गए। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। जवाद आसिफ, बताएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद नंबर 2 में वाक़े इस्लामिया गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। यहाँ पर जो है हमने देखा था सुबह बदनज़मी वाक़ हुई थी, जब जो तालिबात हैं, ये तालिबात का इम्तिहानी मरकज़ है और यहाँ पर तालिबात पहुँची बड़ी तादाद में। उससे पहले वो ग्रामर स्कूल में पहुँची थी, जहाँ उन्हें बताया गया कि उस स्कूल में अचानक से जो बोर्ड है वो मनसूख कर दिया गया है, वहाँ पर पेपर्स नहीं लिए जा रहे। अब फिर वो दूसरे स्कूल ज़ियाउद्दीन स्कूल पहुँची, वहाँ पर भी मनसूख कर दिया गया था, जिसके बाद वो इस स्कूल पर पहुंची थी इस्लामिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी उन्हें मुश्किलात का सामना था। लेकिन फिर यहाँ की जो प्रिंसिपल है मुना शाहीन ने वो यहाँ के तालिबात को इजाज़त दी यहाँ पर बैठने की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चूँकि पेपर 9:30 बजे शुरू होना था, वो पेपर जो है वो 10 बजे जो है उसका आगाज़ हुआ। 3 घंटे के दौरानिए का ये पेपर था, लेकिन तालिबात के बाद अब 2.5 घंटे थे। यहाँ पर हमने देखा था कि हमने बातचीत की इंतज़ामिया से कि जिन स्कूल्स ने अचानक जो है वो अपने बोर्ड्स वहाँ से कैंसिल करवा दिए, इम्तिहानी मरकज़ को मनसूख करवा दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो उनका यही कहना था कि उनका जल्द एहतसाब किया जाएगा, उनके लाइसेंस भी मनसूख किए जाएंगे। आज सुबह भी यहाँ पे यही सूरत हाल थी, शिकायत सामने आई थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे पूछते हैं। मुझे बताएगा मिस, क्या बदनज़मी हुई थी? तालिबात को रोल नंबर नहीं मिल रहे थे जो उनके एडमिट कार्ड में दर्ज था इम्तिहानी मरकज़, वहाँ से अचानक पता चला कि वहाँ पर है ही नहीं बोर्ड। सेंटर्स उन्होंने कैंसिल कर दिए थे बच्चियों के, और पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो उनका यही हमसे रिक्वेस्ट थी कि काइंडली आप हमारे बच्चों का इम्तिहान लें, हमें गाइड करें, हम सुबह से भाग भाग के बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो फिर मैंने सब बच्चों को, और जितने भी स्कूल्स आए थे, एटलीस्ट 6 स्कूल मेरे पास एक्स्ट्रा आए हैं, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको मैनेज कर लिया। लेकिन ये ज़्यादती है कि जिन स्कूलों को अपने सेंटर्स कैंसिल करने थे वो थोड़ी देर पहले करते और बच्चों को गाइड करते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया। तो ये कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, बच्चों का इम्तिहान लेना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और बच्चियाँ फ़र्स्ट टाइम इम्तिहान दे रही हैं बोर्ड का, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा स्टाफ है और मैं, हमने मिल के बहुत अच्छा मैनेज कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जो तालिबात हैं उनका पेपर 10 बजे के बाद शुरू होता है, तो अब 2.5 घंटे में कैसे वो पेपर को हल करेंगी या कुछ किया जाएगा इसके लिए? नहीं, हमने बोर्ड से भी परमिशन ली है, टाइम इनको पूरा दिया जाएगा और 3 घंटे का ही टाइम बच्चियों को दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां मुतमईन हैं और इसी टाइम पे हम लेंगे। जब हमने पेपर शुरू किया है उसी टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह से हम बच्चों से पेपर लेंगे।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या रूम्स वगैरह तो कम नहीं पड़ गए थे जब आप कह रहे हैं 6 इजाफी स्कूल्स आते हैं, और लोड शेडिंग क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी कुछ बताइए। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। के इलेक्ट्रिक से रिक्वेस्ट है भाई कि ड्यूरिंग द पेपर जो है वो ना करें लोड शेडिंग। और ये कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थी। प्राइमरी स्कूल भी है हमारे पास 2, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, हमने बच्चियों को वहाँ पे भी ऑक्यूपाई कर दिया है। देखा आपने प्रिंसिपल साहिबा का, सबसे पहले तो उन्होंने इस बात के ऐलान किया है कि जिन बच्चियों के पेपर देर से शुरू हुए थे, जिनको अपने इम्तिहानी मरकज़ ढूंढने में मुश्किलात का सामना था, उनके लिए टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, उन्हें इजाफी टाइम दिया जाएगा, और जो पेपर का दौरानिया 3 घंटे है वही टाइम जो है उन्हें फ़राहम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग की सूरत हाल है, बिजली नहीं है, तालिबात परेशान हो रही हैं, उन्हें पेपर हल करना है। हालाँकि ये मैट्रिक बोर्ड की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि लाइट खासकर पेपर के टाइम में नहीं बंद की जाएगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बिजली भी गायब है। अगर हम बात करें, इस वक्त जो है आज 9वीं जमात का पेपर है, और 9वीं जमात में जब भी कोई तालिबे इल्म आता है तो वो पहली बार जो है वो बोर्ड का पेपर दे रहा होता है, तो उस पर वैसे ही एक ख़ास किस्म का दबाव होता है, और ऊपर से ये सूरत हाल यकीनन उनके लिए बहुत ही आज जो है वो 9वीं जमात का कंप्यूटर का जो है वो पेपर लिया जा रहा है। जैसे 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई सुबह, उसके बाद 10 बजे के बाद शुरू हुआ। अब टाइम तो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन जो मुश्किलात, खासकर यहाँ पर हमारे साथ वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, गर्मी भी है यहाँ पर, हम देखते हैं वो वालिदैन भी परेशान हुए, वो स्कूल के गेट के बाहर भी मौजूद थे, जिसके बाद अब प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें स्कूल के सहन में ही जो है वो बैठने की इजाज़त भी दी है, ताकि वो जो टाइम है 3 घंटा वो अपना आसानी निकाल सके। पूरे कराची में जो है वो 524 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे, और मजमूई तौर पर 3,93,264 जो उम्मीदवार हैं वो इम्तिहानात देंगे, जिसमें जो 9वीं जमात के 1,65,000 तलबा हैं, जबकि 10वीं जमात के 1,90,000 हैं। इसके अलावा जो जनरल जाएगा और लोड शेडिंग भी जारी है। जवाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी बताएं कि मैट्रिक बोर्ड की टीम ने गुलिस्तान शाह लतीफ़ बॉयज़ कैंपस का दौरा किया है। इम्तहानी मरकज़ में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग जारी है। तलबा शदीद गर्मी और हब्स के बायस बेहाल होने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है? शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जो है की जा रही है। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात जारी हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद अशरफ अली शाह, सेक्रेटरी बोर्ड सैयद मोहम्मद अली शाइक और नाज़िम इम्तिहानात हबीबुल्लाह साहब का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा आज हुआ। मैट्रिक बोर्ड की टीम गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ स्कूल सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पहुंच गई, जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैट्रिक बोर्ड की टीम का गुलिस्तान शाह लतीफ़ बॉयज़ कैंपस का जो दौरा था तो उसमें इम्तिहानी मरकज़ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है जारी थी। तलबा शदीद गर्मी और हफ्स के बायस बेहाल थे, मुश्किल में मुब्तला थे, उनको शदीद दुश्वारी का सामना था, जबकि पेपर शुरू होने से अब तक बिजली जो है मुयस्सर नहीं आ पाई है। 12:30 बजे तक जो है पेपर जारी रहेगा। अभी तक बिजली का नामो निशान नहीं है। जी, बिजली का नामो निशान ही नहीं है। 2-3 घंटे से लोड शेडिंग नहीं है और बिजली नहीं है, 2-3 घंटे का ही तो पेपर है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। जवाद आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, ये बताएगा कि मुतबादिल कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही है? जैसे आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग की जा रही है और गर्मी भी है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो क्या मुतबादिल रास्ता यूपीएस जनरेटर को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें, नहीं, चूँकि पहले से यकीन दहानी करवाई गई थी कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी इस टाइम पर, तो स्कूल्स ने इसका कोई मुतबादिल निज़ाम जो है वो तैयार नहीं किया था। लेकिन अचानक हम देखते हैं यहाँ पर जब बिजली जाती है, और ये सिर्फ किसी 1-2 मरकज़ की बात नहीं है। इससे पहले जब हम सदर के स्कूल में गए थे, DPN स्कूल में, वहाँ पर भी लोड शेडिंग थी, वहाँ पर भी कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं था। और इस स्कूल में भी चूँकि ये सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर जनरेटर वगैरह की सहूलियात जो है वो दस्तियाब तो नहीं है, और अचानक लाइट जाने यकीनन ये ना सिर्फ तालबात के लिए परेशान
परेशानी का बायस बन रहा है, क्योंकि गर्मी की सूरत हाल है, वैसी मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और पेपर का प्रेशर है, जिस वजह से जो है वो हब्स की वजह से, गर्मी की वजह से उनका हाल बेहाल हो चुका है, वो पसीने में शराबोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेपर लिखने में, पर्चा हल करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनन इस बारे में सोचना ज़रूर होगा कि या तो लोड शेडिंग नहीं की जाए, और अगर लोड शेडिंग की जाती है तो फिर इसका कोई मुतबादिल निज़ाम भी ढूंढा जाए। ये मैट्रिक बोर्ड को चाहिए कि जनरेटर का या यूपीएस की सहूलत जो है वो फराहम की जाए, ताकि जो तलबा पर एक प्रेशर होता है, वो जो पेपर का प्रेशर होता है, वो सिर्फ पेपर पर जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। इसके अलावा अगर दूसरी उनको मुश्किलात पेश आती हैं तो उसकी वजह से उनके पेपर्स में भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी है उसकी वजह से हम देखते हैं कि तालिबात का हाल बेहाल है, कुछ बेहोशी की हालत में भी जा सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी का भी मौसम है। तो फ़िलहाल तो यही कहेंगे कि कोई मुतबादिल निज़ाम जो है वो नज़र नहीं आता। जी जवाब ये भी बताएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे तो चीटिंग करते ही हैं, उनकी चेकिंग होती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि असातिज़ा मुलव्विस निकलते हैं नकल करवाने में। तो असातिज़ा को कौन मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से इसको किया जा रहा है कंट्रोल? जी देखिए, मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो है वो टीमें तश्कील दी गई थी, जो यहाँ पर हर मरकज़ में मौजूद हैं। वो इस चीज़ को यकीनी बना रही हैं कि कोई तालिब इल्म भी नकल ना करे, या कोई भी असातिज़ा है वो इस चीज़ में मुलव्विस ना हो। हम देखते हैं कि वो बार बार दौरा करते हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल जो हमारे साथ मौजूद थी मुना शाहीन साहिबा, उनका भी यही कहना था कि वो भी बार बार हर इम्तिहानी हॉल में जाकर चेक करती हैं कि कोई भी ऐसी मशकूक सरगर्मी ना हो जिसकी वजह से पेपर्स में फ़र्क आ सके, या कोई भी चीटिंग का मवाद जो है वो बरामद ना हो। चूँकि बोर्ड ने सख्ती से हिदायत जारी की थी, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात हैं, इसी हवाले से जो है वो इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। और इस बात की यकीन दहानी भी, इस बात को भी जो है वो यकीनी बनाया गया था कि सेंटर्स के इर्द गिर्द जो फ़ोटो स्टेट मशीनें होती हैं उन्हें भी पेपर्स के टाइम पर जो है वो बंद रखा जाए, ताकि जो हम कहते हैं कि माइक्रो पेपर्स जो तैयार होते हैं, जो चीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। तो बोर्ड इस हवाले से काफ़ी सख्ती से इस पर अमल पेरा है। उनकी टीमें इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी मशकूक सरगर्मी यहाँ पर ना हो सके। वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कोई भी चीटिंग ना हो, कोई चाहे वो असातिज़ा की तरफ से हो, किसी को फेवर दिया जाए, इस तरीके की कोई भी सरगर्मी में कोई भी मुलव्विस ना हो, वो इस बात को यकीनी बना रही हैं बोर्ड की टीमें जो उन्होंने तश्कील तैयार दी थी। और जो पेपर्स की तरसील है हमने देखा है कि उस दौरान भी गड़बड़ हो जाती है। तो इस बार जो है हब सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ पे जो बोर्ड की टीमें हैं, सुपरिटेंडेंट की ज़ेर निगरानी हब सेंटर्स पर जवाबी कापियाँ पहुँचाई जाएगी, जहाँ पर उन्हें मोहरबंद किया जाएगा, जहाँ पर उन्हें लिफाफे में फिर बाहिफाजत जो है वो बोर्ड तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है जवाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैट्रिक इम्तहानात के पहले रोज़ चेयरमैन सानवी तालीमी बोर्ड कराची सैयद शरफ अली शाह ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। शरफ अली शाह कहते हैं तलबा को अगर कोई दुश्वारी हो तो बोर्ड ऑफिस से रुजू करें। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। बिल्कुल, साल 2023 के मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ जो है कर दिया गया है, और आज 9वीं जमात के कंप्यूटर साइंस का जो पर्चा है मुकर्रर वक्त पर शुरू हुआ है। और इस वक्त चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह साहब जो हैं गैर एलानिया दौरे पर निकले हैं। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का उन्होंने दौरा किया है और तमाम तर सूरत हाल का खुद जायज़ा भी लिया। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, आपकी बात कराते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तहानी मराकज़ का दौरा करना है। सर अभी तक की कोई नाखुशगवार कोई रिपोर्ट अभी तक आपके पास मौसूल हुई, और आपने तमाम तर चीज़ों को बजाते खुद देखा, तो क्या इंतजामात हैं लोड शेडिंग के और दूसरे दफ़ा 144 के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी जो है कोई किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली है, और हर जगह पे स्मूथ तरीके से ये इम्तहान जारी है, और ये पेपर टाइम पे पहुंचा है और टाइम पे शुरू हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे पुरसकून अंदाज में पेपर दे रहे हैं। सही है। अच्छा सर, गडाप टाउन और मलीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये रिपोर्ट हमें देखने को नज़र आई है कि कुछ इम्तिहानी मराकज़ जो है रातों रात तब्दील कर दिए गए, जिसके बाद तलबा व तालिबात को दुश्वारी का सामना है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो अगर तब्दील कर दिए गए हैं तो वहाँ पे दोनों सेंटर्स को बता दिया गया है, जहाँ पे पहले सेंटर था और जो नया सेंटर बनाया गया है वो दोनों को मुतला कर दिया गया है।
और बच्चों को भी जो है वो कंसर्न स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको बता दें। उसके बावजूद अगर किसी को कोई मसला है तो हमारे पास एक सेल बना हुआ है बोर्ड ऑफिस में, फ़ोन नंबर भी हैं उनके, हमने दे दिए हैं मीडिया को, और वो बच्चे वहाँ पर, बच्चे वालिदैन स्कूल जो भी आए उसकी वहाँ पे 1 मिनट में मसला हल कर दिया जाएगा। अच्छा सर, मुमकिन तौर पे आज आप कितने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा है कि इम्तिहानात के मुतालिक जो है जब भी कंट्रोलर या चेयरमैन निकलते हैं तो करीबी इलाकों में ही दौरा करके जो है वो बोर्ड ऑफिस वापस चले जाते हैं, तो आपने आज कौन से इलाकों का मुंतखब किया? हाँ, बस आज सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, PCHS है, और उसके बाद टाइम मिल जाए तो गुलशन में जाएँ, गुलशन इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैयद अशरफ अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि इस वक्त जो है इम्तिहान जारी वो सारी है। इस वक्त हम एक निजी स्कूल में मौजूद हैं जहां पर इम्तिहानी सेंटर जो है कायम किया गया है। मुकर्रर वक्त पर जो पर्चा है वो शुरू हुआ, 3 घंटे पर मुश्तमिल ये पर्चा है। मैट्रिक के इम्तिहानात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद अशरफ अली शाह साहब ने जैसे कि फरमाया कि अगर इस किस्म के कोई भी सेंटर से तब्दीली के मुतालिक कोई भी शिकायत है तो एक बोर्ड ने एक सेल बनाया हुआ है, वहाँ पर रुजू किया जा सकता है। ताहम इसकी जिम्मेदारी जो है बोर्ड पर नहीं आती। किसी भी किस्म की कोई भी जो केस अगर रिपोर्ट किया गया है, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात जो है सामने रखी है कि स्कूल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि अगर सेंटर तब्दील कर दिया गया तो वो स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए था कि बोर्ड ऑफिस को एतमाद में लेता, उनको बताता, लेकिन बोर्ड ऑफिस की जानिब से इस तरीके की कोई भी अहकाम ना तो जारी किए गए। और तलबा व तालिबात अगर किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना है तो जो बोर्ड ऑफिस का जो हेल्प सेंटर है, जो सेल है, वहाँ पर रुजू कर सकते हैं। जुबैर, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी जुबैर मौजूद थे, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के हमरा, वो कह रहे थे कि कंसर्न्स स्कूल को मतला किया गया था ताकि वो बच्चों को बता दें, और जहां सेंटर्स बने थे उनको भी मतला कर दिया गया था कि वो आगे बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट करें और उनको बिठा लें, पर्चा दिया जाए। तो क्या उनको पहले से मालूम था? देखें, हमारी यहाँ पर कुछ तालबात से भी बातचीत हुई, उनके वालिदैन से भी बातचीत हुई। वो ये कहते हैं कि हमें तो अचानक पता चला है, हमें फ़ेसबुक के ज़रिए पता चला है, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि उनके इम्तिहानी मरकज़ अचानक तब्दील कर दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता तो हम जो है वो सीधा यहाँ पर आते जहाँ पर उनका बोर्ड लगाया गया था, जहाँ पर उनका तब्दील करके लगाया गया था, लेकिन वो तो अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज इम्तिहानी मरकज़ पर ही पहुँचे थे, जहाँ उन्हें अचानक पता चला कि बाहर एक जो है वो बैनर लगा दिया गया, आवेज़ा कर दिया गया कि यहाँ पर जो है वो बोर्ड का जो है वो कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पर अब पेपर नहीं लिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई थी वालिदैन के लिए भी, तालबात के लिए भी, तालिब इल्मों के लिए भी, क्योंकि वालिदैन भी जो है वो ऑफिस से छुट्टी करके जो है अपने बच्चों को यहाँ पर, चूँकि नवी जमात के जो बच्चे होते हैं, पहली बार बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं, वो यहाँ पर लाए थे। तो वो भी जो पेरेंट्स का कहना यही था कि अचानक ही तब्दील कर दिया गया है, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था। अब जिनके पेपर्स कल हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना था कि हमें भी आज पता चला है, जब नवी जमात के तालिब इल्मों के साथ ये सूरत हाल पैदा हुई तो वो भी यहाँ पर जो है वो चले आए यही पता करने कि उनका भी तो तब्दील नहीं कर दिया गया है। तो उन्हें भी यही पता चला कि जी हाँ, उनका भी तब्दील हो गया है, जबकि उन्हें कहता कि फिर उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से बात की तो वो भी ताउन करने पर जो है वो तैयार नहीं थी, जो जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो तालबात को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। आज भी हम देखें तो यहाँ पर जब जो है वो बोर्ड्स मनसूख हुए, तालबात यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जो है वो उस जो है वो एक जो है तादाद के लिए कुर्सियाँ रखी गई थी, मेज़ लगाई गई थी, जिसके बाद जो इजाफी आए तालबात उनको जो है वो दरियों पर बिठाया गया, दरिया बिछाकर, और प्रिंसिपल साहिबा का यही कहना था कि हमारी कोशिश यही थी, चूँकि हम इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, तो दरिया बिछाकर जो है बच्चों के पेपर्स लिए गए ताकि उनका पेपर हो सके, उनका साल जो है वो ज़ाया ना हो सके। लेकिन वालिदैन का, जबकि स्कूल इंतज़ामिया का भी ख़ुद यही कहना है, जो जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिया गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में, कि उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पास भी जो है इजाफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो तो इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इस वजह से जो है वो ये अचानक ही चेंज हुआ है, क्योंकि कल से किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। कल छुट्टी का दिन था, उससे एक दिन पहले हमने देखा था कि एडमिट कार्ड के मसले मसाइल थे, लेकिन बोर्ड्स अचानक चेंज हो जाएंगे, ये जो है वो किसी के भी गुमान में नहीं था। और बच्चों की परेशानी देखकर वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं
और जो लोग टाइमली पेपर के लिए बैठ गए हैं उनका अब टाइम ख़त्म होने को है। जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे बच्चे हैं जिनका टाइम लेट स्टार्ट हुआ है, उनका लेट ही ख़त्म होगा, टाइम एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाएगा। जवाद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। गर्म मौसम से निमटने के लिए शहरियों ने लीमू पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लीमू पानी के स्टॉल्स मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त शहर कराची का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस गर्मी से बचने के लिए शहरी जो है वो मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क़यूमाबाद चौरंगी पर और मेरे अक़ब में ये लीमू पानी का स्टॉल है। मेरे कैमरामैन इब्राहिम ख़ान आपको दिखा सके तो ये इस वक्त जो है वो शहरी यहाँ का रुख भी कर रहे हैं और इस लीमू पानी से अपने जो जिस्म की जो चीज़ें हैं, जो गर्मी है उसे मिटा भी रहे हैं। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ज़रा, गर्म मौसम है, गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लीमू पानी या दीगर मशरूबात? दीगर मशरूबात भी है, लीमू पानी भी है, ज़्यादातर कच्ची लस्सी यानी कि, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं गर्मी में। ठीक है, अच्छा लीमू पानी गर्म मौसम में इस्तेमाल करने से गर्मी से बचा जाता है या क्या कोई और वजह है? लीमू पानी एक तवानाई देता है जिस्म में। तौर पर ये शहरी मेरे साथ मौजूद है और अब स्टॉल मालिक भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि किस तरह बनाते हैं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, ये लीमू पानी का शरबत जो है ये बनता कैसे है? ये चीनी का बनता है भाई। हाँ अच्छा होता है गर्मी के लिए। बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? ये इसमें काला नमक होता है और सफ़ेद जीरा होता है और सब कुछ अच्छा बनता है। ये गर्मी के लिए अच्छा होता है। ये यकीनी तौर पर ये मेरे साथ मौजूद थे और इस वक्त शहरी जो है, जो गुज़रने वाले यहाँ से लोग हैं, वो लीमू पानी के शरबत का जो स्टॉल्स हैं उनका रुख कर रहे हैं। दीगर मशरूबात की भी स्टॉल्स हैं, लेकिन लीमू पानी के हवाले से ये काफ़ी शहरी जो है इसको ज़्यादा पसंद करते हैं गर्म मौसम में और यही वजह है कि इस वक्त भी शहरियों की आमदोरफ्त जारी है। जी, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपको बताएं तो पीपल्स पार्टी ने मार लिया। कराची में 11 यूसिस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 7 यूसिस में कामयाबी हासिल करके पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 4 यूसिस में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। 15 वार्ड्स में भी पीपल्स पार्टी सबकत ले गई। तफसीलात जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार अपडेट कीजिएगा। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। कराची में 11 यूसिस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। इक़्तिदार अनवर हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। इक़्तिदार बताइएगा। बहुत जनाब, आपका कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में खास तौर पर कराची का जो है वो मुकम्मल रिजल्ट सामने आ गया। कराची में मजमूई तौर पर जो 11 यूसीज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे, इसमें भरपूर तरीके से तीर चल गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 यूनियन कमेटियां जीतकर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि जमात इस्लामी 4 यूसीज पर जीतने में कामयाब हुई। इसी तरह जो वार्ड के जो इलेक्शन थे, जिन्हें हम कहेंगे पन्ना कौंसलों के जो इलेक्शन थे, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर कामयाबी हासिल हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 जो कौंसलर हैं उनकी नशिस्तें जीती हैं, जबकि जमात इस्लामी ने 5, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 और मुस्लिम लीग नून ने 1 नशिस्त जीती है। अगर हम ओवरऑल सिंध की बात करें तो सिंध की 90 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हुए उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। 67 नशिस्तें लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर पूरे सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन नंबर 1, जमात इस्लामी 9 सीटों के साथ नंबर 2, तहरीक इंसाफ 4 सीटों के साथ नंबर 3, आज़ाद 6, मुस्लिम लीग नून 1 और JDA ने 1 नशिस्त दी थी। हैदराबाद में 2 मकामात पर झगड़े के बायस जो है वो रिजल्ट रोक लिए गए हैं, जबकि 3 सीटों पर किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए थे। तो 7 मई को होने वाले सिंध इलेक्शन का मार्का मजबूरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रहा है। उसने कराची समेत सिंध भर में भरपूर कामयाबी हासिल की है। इक़्तिदार ये भी बताएगा कि मजमूई तौर पर कितने वोट हासिल किए हैं पीपल्स पार्टी ने, कहाँ स्टैंड करी है? देखिए, अगर हम पिछले इलेक्शन की काउंटिंग देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 92 नशिस्तें थी,
सॉरी 93 नशिस्तें थी। अब इन 7 को मिलाकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। 100 नशिस्तें उसके पास आ गई हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 7 नशिस्तों का जो रिजल्ट है उसे रोका हुआ है। 6 यूसी की काउंटिंग के लिए जमात इस्लामी जो है वो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जबकि 1 यूसी गुलशन इकबाल की वहां पर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोके हुए हैं। इसी तरीके से कोई 6 ऐसी नशिस्तें हैं जिनका फैसला अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होना बाकी है। तो कराची की 13 नशिस्तों पर अब भी रिजल्ट जो रुका हुआ है, लेकिन अगर वो 13 रिजल्ट रिलीज कर भी दिए जाएं तो उनमें तकरीबन 9 यूनियन कमेटियां जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती हैं। 2 जमात इस्लामी के और 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिस्से में आएंगी। इन 13 मकामात पर अभी तक रिजल्ट जो है वो रुका हुआ है इलेक्शन कमीशन की इस जानिब से। लेकिन मजमूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंचुरी जो है वो उसे मुकम्मल कर लिया है। अगर हम पीडीएम की सीटें मिलाएं साथ तो इस टाइम पीडीएम इत्तेहाद जो है वो तकरीबन 110 सीटों के साथ सबसे आगे है और इसी बुनियाद पर वो करीब तक जो है गिना जा रहा है। जबकि जमात इस्लामी को जो 4 यूनियन कमेटियां मिली हैं तो उसकी पोजीशन अब 82 से 86 के ऊपर आ गई है। काफी वाज़ेह फर्क है जमात और पाकिस्तान पीडीएम इत्तेहाद के दरमियान। 24 नशिस्तों का वाज़ेह फर्क जो है पैदा हो गया है। इसी बुनियाद पर जो महसूस नशिस्तें मिलेंगी उससे ये फर्क और भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि 124 सीटें दरकार होती हैं और उसके बाद जो है मजमूई तौर पर जो खवातीन, मजदूर, किसान, लेबर और नौजवानों के साथ ख्वाजा शरा की जो सीट है उनकी तादाद भी तकरीबन 100 से 110 के करीब होगी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहाद को मिलेंगे। इस तरह वो उस हिंसे पर पहुंच जाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है। तो ऐसा मालूम होता है कि कराची में अनकरीब जो है वो जियाला मेयर जो है वो आएगा। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन हैदराबाद के अंदर है कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी खतरे के बगैर जो है वो अपनी वहां पर मेयर लाने की पोजीशन में आ गई है। 2 मकामात पर जहां रिजल्ट रुका हुआ भी है वहां भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो आगे हैं। खासतौर पर 7 मई के अगर हम ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन की बात करें तो भरपूर तरीके से हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। कराची में ही अगर हम बात करें भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से इक़्तिदार अनवर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी से गुजारिश है नताइज को तस्लीम करें। मेयर कराची के उम्मीदवार का ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो शहर के मसाइल हल होंगे। जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। जमात इस्लामी को बलदियाती निज़ाम में आने का शौक़ है तो वो डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको अपडेट करते चलें, सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी से गुजारिश है नताइज को तस्लीम करें। मेयर कराची के उम्मीदवार का ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। जी में आप भी सियासत करते हैं, हम भी सियासत करते हैं। हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं। हमें इस सब तक आगे नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एक रवादारी है, जो ताल्लुकात है वो ख़राब हों। हमने 15 जनवरी के इलेक्शन के बाद भी कहा हम ये चाहते हैं कि हम तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठें, हम कराची में मिलकर लोगों की खिदमत करें। जमात इस्लामी का जो मैंडेट है उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं, हम उसको मानते हैं। चले भाई जो भी था आपके लोग जीते हैं, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन आप हमारा जो मैंडेट है उसको तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी जो सीटें जीती वो पीटीआई वालों ने कहा पता नहीं 45 सीटें हमारी ले गए, जमात ने कहा 70 सीटें हमारी ले गए, तो भाई हमारी कहाँ गई हारी? मतलब जो हम जीते हैं 99 सीटें उसमें से आधी वो पीटीआई कहती है हमारी है, आधी जमात कहती है हमारी है, तो इसका मतलब है हम 0 पे खड़े। आप पीपल्स पार्टी को कराची से बिल्कुल सिफर नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिज़ल्ट ये आ गया है, रिज़ल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कोशिश करें। मैं आज भी कहता हूँ कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की खिदमत करें। पीपल्स पार्टी के पास अभी तक ये जो 5 नशिस्तें ये हैं और 99 हमारी पहले बनती हैं, हमारी 104 बनती हैं। जमात इस्लामी के पास मुझे नहीं पता आज इसमें से 4 या 5 उनके पास जो भी जाती हैं उनकी नशिस्तें जो हैं वो कोई 88 या 89 बनेगी। तो मिलजुल के कराची के लोगों की अच्छी खिदमत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस लड़ाई को मज़ीद बढ़ाएं। कि कराची के जो मसाइल हैं उसमें तमाम जमातें अगर मिलकर काम करेंगी तो बेहतर हम सर्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम आपस में लड़ाइयाँ करें। लेकिन अगर
जमात इस्लामी बज़िद रहेगी कि जी उन्हें सॉरी मेयर का ओहदा दिया जाए तो फिर शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो बातचीत करें तो हम तैयार हैं। पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने पार्टी क़यादत और जालों को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि कराची वालों ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। शहरियों के एतमाद पर जाले पूरा उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन की फतह हुई है। पार्टी क़यादत की हिदायत पर शहर के कोने कोने में तरक्याती काम होंगे। पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने पर सिंध भर के आवाम के शुक्रगुजार हैं। शहर कायद में फ्लावर मिल्स की हड़ताल खत्म होने के बाद आज से आटे की सप्लाई बहाल होने का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद शहर में आटे के बहरान का ख़तरा जो है वो टल चुका है। लेकिन इस वक्त शहर में आटे की सप्लाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो मुज़ाकरात हुए उसमें यह तय हुआ था कि 5 लाख बोरियाँ पीर के रोज़ जो है फ्लोर मिल्स को फराम कर दी जाएंगी और उसके बाद शहर में आटे की सप्लाई जो है वो बहाल हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी हैं रिटेलर एसोसिएशन फ़रीद कुरैशी, उनसे बात करते हैं। फ़रीद साहब, इस वक्त क्या मार्केट में आटा आना शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज अभी पिछले परसों से हड़ताल ख़त्म हुई तो माल आज पहले दिन है, हफ्ते का शुरू हुआ है कारोबारी। तो अब जब के बाद ये 2 बजे के बाद से गाड़ियाँ आनी शुरू होंगी, लोगों बिलों में रेट तय होंगे, इसलिए कि जब तक ये चेक पोस्ट ख़त्म होंगी तो वो कहते हैं कि हम जब से माल नए रेट से माल देंगे। उसी तरह जब गवर्नमेंट से माल आएगा तो वो नए रेट से माल आवाम को दुकानदारों को मिलेगा। तो वो तकरीबन अभी जो है वो 135 रुपये तक का माल फ़रोख्त हो रहा है। तो इसीलिए इस पे 1-2 दिन लग जाते हैं। कल और परसों में ये तमाम जो चीज़ भी सामने होगी वो सब आवाम को तकलीफ़ जो इतनी बर्दाश्त की है, जो 3-4 दिन तक आटा ना मिलने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। जी बिल्कुल, लेकिन आपने फ़रीद कुरैशी की भी गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना है कि आटे की कीमतों में कमी उसी वक्त होगी जब फ्लोर मिल्स का सबसे अहम मुतालबा जो चेक पोस्टों के हवाले से वो पूरा होगा। और वो सिंध हुकूमत ने कहा है कि 15 मई से जो है वो चेक पोस्टें ख़त्म कर। फ्लोर मिल्स ने भी कहा है कि आटे की कीमतों में कमी का इम्कान है। जी, यहाँ आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। शहर में मौजूद KCR के ट्रैक लावारिस होकर रह गए। तफसीलात बताएंगी आदिया नास। बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे अब कराची वालों के लिए ख्वाब बनकर रह गया है और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीकी इस हवाले से वाज़ेह बयान रखते हैं कि ये जो पुराना KCR ट्रैक है इसकी बहाली तो तकरीबन नामुमकिन होकर रह गई है। नए KCR के मुतल्लिक ज़रूर बात की जाती है कि उसको हम BRT से लिंक करेंगे, लेकिन पुराना KCR इस वक्त जो हालत है उसकी वो इंतहाई तवज्जो की तालिब है। मैं इस वक्त मलिक मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो KCR का ट्रैक मॉडल कॉलोनी से गुजरता है। ये अरसा दराज से अब इसकी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है जैसे खंडरात जो है वो पड़े होते हैं लावारिस से। लोहे की पटरियां यहाँ पड़ी हुई हैं। मुनशियात के आदि अफराद जो है वो उसको बेच के अपनी लत पूरी कर रहे हैं। मेरे साथ रिहायशी मौजूद है, यहाँ की बात करेंगे, क्या कहेंगे इसके हवाले से? बस मैं यही कहूँगा कि इसको साद रफ़ीक साहब को और आपकी टीम जो ये मेहनत कर रही है इस पर शायद ये रंग ले आए और इसमें मीडिया वालों का बहुत बड़ा किरदार होगा। अगर ये चल जाए तो हमारे बच्चे भी खुश होंगे और आवाम भी खुश होगी इस महंगाई के अंदर, क्योंकि ट्रेन का किराया कम होगा, लोग गुजर सफ़र अपने मोहल्ले से ही कर सकेंगे और ट्रेन रुकेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो ट्रेन स्क्रैप पड़ा है, कोई नट ले जा रहा है खोल के, कोई कुछ ले जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और पहले भी इस पर खर्चा हो चुका है, अब मज़ीद दोबारा खर्चा करेंगे तो ये बोझ किस पे पड़ेगा? आवाम पे ही पड़ेगा। टैक्स तो आवाम देती है और गवर्नमेंट तो नहीं ने तो कुछ करना नहीं है। कर ले तो बेहतर है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं तहे दिल से ममनून मशकूर रहूँगा इन लोगों के। ये डिग रोड वाला जो मसला मैंने आपको बताया वो भी हल हो जाए, लोग गिर रहे हैं उस ट्रैक से और पटरी से, और ये ट्रेन भी चल जाए ताकि हम लोग सब मुस्तफीद हो सके मोहल्ले में और हम लोग। अच्छा, आपने कभी अपनी होश में यहाँ पर ये KCR इस पटरी के ऊपर ट्रेन चलते देखी? जी मैंने देखी है और हम लोग बैठे भी हैं इसमें और जाते थे। हम छोटे से थे तो हमारे माँ बाप हमें लेकर जाते थे इसके अंदर, और गाड़ी हमारे घर के पास फाटक के पास रुकती थी तो बहुत अच्छा लगता था। एक रश लग जाता था और एक जम्मे गफीर हो जाता था, उससे खुशी की लहर दौड़ जाती थी और उसी खुशी के लिए हम लोग तरस गए सब। बिल्कुल तरस गए, क्योंकि KCR का सफ़र एक तो सस्ता
और दूसरा ये कि इंतहाई सेफ सफ़र अगर हुकूमत इसको बहाल करती है तो डेफिनेटली कराची वाले इससे इस्तेफादा करेंगे और मुतालबा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये लगता है कि KCR चल गई तो हम उस पर सफ़र नहीं करेंगे। ये एक एडवेंचर्स का समझा जाता है ट्रेन का सफ़र जो है, और अगर ये गली मोहल्लों से गुजरते हुए ट्रैक हो तो फिर क्या ही बात है। ख्वाजा साद रफ़ीक को और रेलवे इंतज़ामिया को इस हवाले से जो है वो सोचना होगा कि अगर आपके पास मिनिस्ट्री है, इख्तियारात हैं, तो एटलीस्ट कम अज़ कम कराची वालों की इस गुजारिश को पूरा कर दें कि ये जो ट्रैक पहले से ख़राब हुए हैं इनको सेट कर दें। और दूसरी बात कि ये जो पटरियाँ निकाल के साइड पर रखी गई हैं, स्क्रैप जो रखा गया है, इसको या तो नीलाम कर दें, आपके किसी काम आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह रोड के साइड पर पड़ा रहा तो डेफिनेटली ये मनशियात के आदी अफराद के लिए सिर्फ एडवेंचर होगा। आपको बताएं कि ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल की तेजी से बढ़ती स्मगलिंग पर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 1.5 में। PS 96 है, यहाँ से देखा जाए ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने स्मगलिंग बढ़ने पर पेट्रोल डीजल की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है, खतरे से आगाह किया, जिसमें बताया है कि पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, साथ ही इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। जानते हैं ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न है, वज़ीर-ए-आज़म को खत क्यों लिखा है? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अशरफ भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आप इज़्ज़त दे। जब भी आपको हमने इतला दिया और आपने हमारे आवाज़ आखिरी तक पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसलिए हम लोगों ने लेटर लेकर आए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को, DGIL साहब को, मिनिस्टर साहब को, ओगरा चेयरमैन साहब को, यार खुदा के लिए ईरान से इतना तेल आ रहा है, कम अज़ कम 80,000 लीटर गाड़ी, 90,000 लीटर गाड़ी ईरानी तेल। ये तो न गवर्नमेंट को फ़ायदा है न आवाम को फ़ायदा है। न एक तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलते, दूसरी बात जितना तेल वहाँ से ला रहा है ना ईरान से 100, 150, 200 लीटर इन लोगों को सस्ता मिलते, हम लोग को उसी रेट पे तेल मिल रहा है ना, आवाम को तो फ़ायदा नहीं है ना। दूसरी बात ये डीज़ल और पेट्रोल ये सही नहीं है ना, ये तो 2 नंबर डीज़ल और पेट्रोल है। हमारी गाड़ियों का इंजन का भी नुकसान है, पंप का भी नुकसान है और भी तकलीफ़ात हैं ना, फ़ायदा भी नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जिसको लेटर हमने भेजा, खुदा के लिए इसको बंद करो। हम लोगों का गाड़ी भी रोक गया, कम अज़ कम एक गाड़ी हम लोगों का 2.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पे है ना। यही गाड़ी OMC के कहने पे, मिनिस्ट्री के कहने पे, गवर्नमेंट के कहने पे हम लोगों ने बनाया, और ये गाड़ी हम लोग ने कैश पे नहीं लिया, कश्त पे लिया हम लोग गाड़ी। अगर ये गाड़ी नहीं चल जाएंगे हम लोगों का घरों का चूल्हा भी रुक जाएंगे, कश्त भी हम आगे नहीं दे सकते, बैंक का भी डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, बहुत बड़ा मसला हो जाएंगे। जो दंते पे ये लोग लगाए बलूचिस्तान वाला सब स्मगलिंग पे। मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट, खुदा की ये मसला हल करो। अगर नहीं होगा फिर लोकल में तो हम लोग का गुजारा नहीं चलते, हम लोग एहतजाज पे जाएंगे। इनको सब बातें पे इसलिए मैंने लेटर लिखे, और अभी ये भी आवाज़ दे रहे मीडिया के कहने पे हम आवाज़ उठाते हैं, खुदा के लिए इसको बंद करो, हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जी जैसे कि आपने सुना, एक और नया जो कंसर्न सामने आया है कि जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान से और ईरान से जो सामान आ रहा है उससे वजह से माली नुकसान हो रहे हैं। और यहाँ ये भी कहा है कि जो यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग बढ़ रही है उससे यहाँ पे ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। साथ ही जो पाइपलाइन के ज़रिए जो पेट्रोलियम मसनूआत अंदरूनी मुल्क जो जा रही है उससे भी कंसर्न है, उसके कोटे पर भी कंसर्न है, उस पर कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।